ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला डिसीजन है, ये खान साहब का या उनकी बेगम का या बेगम की सहेली का नहीं है, ये उस कैबिनेट की डिसीजन थी कि जी ये पैसे आएंगे, इनको राउट कहाँ करना है, कैसे करना है। तो दैट इज वेरी क्लियर। इसमें तो जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट है। ये तो केस प्रोसीड हो ही नहीं सकता था कि ये 190 मिलियन पाउंड जो हैं ये पाकिस्तान की किटी में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा होंगे। वो कैबिनेट का फैसला है। अब अगर वो कैबिनेट का फैसला है तो उस पे मुकदमा बन नहीं सकता, बन गया है तो चल नहीं सकता, कम से कम नैब की हद तक नहीं चल सकता। एफआईए चला ले अगर चलाना चाहती, सेट असाइड हो जाएगी। ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर वे। फेडरल कैबिनेट का फैसला है कि जनाब पैसे यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ करें, तो उसमें बुशरा बीबी का या इमरान खान का इनफरादी तौर पर तो कोई लेना देना नहीं है ना जी। वो तो फैसला उस वक्त की हुकूमत की काबीना का है। काबीना ने कुछ फैसला किया है तो किया है, वो आपकी परव्यू से बाहर है। गैर अमूमी तौर पे जरूर फौजी अदालतों पे हो सकता है, मगर ये जो 9 मई के मुल्जमान हैं, इनके ऊपर ऐसी कोई चीज साबित नहीं हो पाती जिससे इनका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। यानी आपने गेट खुला रखा कि कल को किसी के ऊपर करना पड़ता है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो आप कर सकें, मगर इन लोगों का ट्रायल कलादम करार दे दिया जाएगा। ये मेरी पर्सनल रीडिंग है कल की, परसों की, आज की और कल की हियरिंग। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं राज अली कुंवर साहब। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जरा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान की, और खास तौर पे बिकॉज यू आर लीगल एक्सपर्ट। ये जो तोशा खाना 2 केस है, इस बारे में बताइए। ये मामला कोई कंक्लूड नहीं हो गया था? चले इसको जरा रिव्यू करते हैं मामले को। ये 190 मिलियन पाउंड का केस जो है, इसके मेरिट्स हैं वाकई? इसमें खान साहब को सजा हो सकती है बिकॉज ऑफ वो व्हाटएवर हैज बीन आर्ग्यूड इन रिगार्ड टू दिस? ओके, देयर आर टू पार्ट्स टू दिस। नंबर वन तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट इज नेवर समथिंग दैट वी शुड बी सरप्राइज्ड बाय। बट लेट्स अंडरस्टैंड द मेरिट्स। मेरिट्स ये हैं कि अक्टूबर 2021 में एक अमेंडमेंट खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर आई थी नैब कानून के तहत थ्रू एन ऑर्डिनेंस। दैट ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो 6 महीने होती है अनलेस आप उसको पार्लियामेंट से बैठ कर आए। वो एक्सपायर हुई जून में। जून के एंड में एक अमेंडमेंट इन दी एक्ट आ गई। अब खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है, पीडीएम की गवर्नमेंट आ चुकी है। उस अमेंडमेंट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। सेक्शन 4 के अंदर उन्होंने ये कहा एक्सप्रेसली कि ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट आर इम्यून फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग इन द नैब। ठीक है जी, बाय द नैब अथॉरिटीज और इन दी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, जो कि नैब की अदालत है। इसको हम आमतौर पर नैब की अदालत कहते हैं। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला डिसीजन है, ये खान साहब का या उनकी बेगम का या बेगम की सहेली का नहीं है, ये उस कैबिनेट की डिसीजन थी कि जी ये पैसे आएंगे, इनको राउट कहाँ करना है, कैसे करना है। तो दैट इज वेरी क्लियर। इसमें तो जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट है। ये तो केस प्रोसीड हो ही नहीं सकता था। इनफैक्ट आपको याद होगा जब खान साहब आए थे लाइव बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए, उनको खुद ये कहा गया था उस वक्त कि जनाब अगर आप इस अमेंडमेंट के खिलाफ आर्ग्यू कर रहे हैं, जो 2022 की अमेंडमेंट्स हैं और एक 2023 की है, कि आप तो खुद इसके बेनिफिशियरी होंगे, आप क्यों इसके खिलाफ आर्ग्यू कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरी जात से फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वांट द लॉ टू एग्जिस्ट एज इट डिड प्रायर टू। बिकॉज ये अमेंडमेंट जो आई है ये इसलिए आई है ताकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, बीइंग देयर बाय द गवर्नमेंट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम। उन्होंने सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन की थी। खैर ठीक खान है। साहब की बात मानी नहीं गई और कॉन्सिक्वेंस उसका ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं जी दी अमेंडमेंट्स वर कंप्लीटली फाइन। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर हम कोई बहस करें या कोई डिसएग्रीमेंट करें। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कर सकती है। अच्छा, तो पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है और वो कर सकती है, तो वो जो उसने कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि ये 190 मिलियन पाउंड जो हैं ये पाकिस्तान की किटी में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा होंगे, वो कैबिनेट का फैसला है। अब अगर वो कैबिनेट का फैसला है तो उस पे मुकदमा बन नहीं सकता, बन गया है तो चल नहीं सकता, कम से कम नैब की हद तक नहीं चल सकता। एफआईए चला ले अगर चलाना चाहती है तो। ठीक मगर है, तो चला लाइक आई दिया। सेड, और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। राज साहब, अब तो बात यहाँ आ गई कि अब उसका फैसला होने जा रहा है 10 जी जनवरी
ये फैसला हो जाएगा, यानी परसों, आज 8 जनवरी है। तो अब ये फिर अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो हाई कोर्ट में जाके ये खत्म हो जाएगा अगर ये उनके खिलाफ आया। लेकिन बात सिंपल सी है, होना तो इसमें सस्पेंड ही है अगर सजा होती है। बट आई वांट यू टू कंसिडर द फैक्ट कि 23 को फैसला आना था, 18 को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हुई थी विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के जनाब आप आज ही कंक्लूड करें तो गालबन 9 बजे तक अडियाला जेल के अंदर अदालत लगी हुई थी, 3 बजे तक का ऑफिशियल टाइम होता है। ठीक, तो 23 को फैसला नहीं आया, 23 को कहा गया कि जी 6 को आएगा, 6 को पता चला जज साहब ट्रेनिंग पे हैं, 10th को आएगा। कोई गारंटी नहीं है कि 10th को आएगा, मगर अगर फैसला आया इस माहौल में जो एग्जिस्ट कर रहा है, आई डू नॉट सी एनीथिंग अदर देन अ कन्विक्शन कमिंग, सजा ही होगी। और उस सजा, मतलब आपके सवाल के अंदर भी वो जवाब ऑलरेडी मौजूद था जब आप कह रहे थे कि जी वो हाई कोर्ट से सेट असाइड हो जाएगी। ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर वे। फेडरल कैबिनेट क्या फैसला है कि जनाब पैसे यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ करें, तो उसमें बुशरा बीबी का या इमरान खान का इनफरादी तौर पे तो कोई लेना देना नहीं है ना जी। वो तो फैसला उस वक्त की हुकूमत की काबीना का है, काबीना ने कुछ फैसला किया है तो किया है, वो नैब के पर्व्यू से बाहर है। अब दूसरा ये चले, ये पीटीआई से रिलेटेड ही केसेस हैं जो फौजी अदालतों वाला केस है, उसमें ख्वाजा हारिस साहब एक रेफरेंस दे रहे हैं कि ये केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी केस का रेफरेंस दे के कह रहे हैं कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो अब ये वो एफबी अली केस का हवाला दे रहे हैं। एफबी अली केस में बड़ी इंटरेस्टिंग केस सिचुएशन है। एफबी अली वाज नॉट अ सिविलियन, ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर। ठीक, वहां पे जो मुनीब साहब, जो जजमेंट है जो इस वक्त जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, वो जो ऑथर जज हैं मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने फैसला ये दिया था कि एफबी अली में एक्सेप्शन ये है कि उस वक्त जिस वक्त उन लोगों ने जुर्म किया वो फौज के मुलाजिम थे। एफबी अली साहब ब्रिगेडियर थे, बाकी लोग उनसे नीचे रैंक पे थे, मगर वो बेसिकली फौज के अफसरान थे। एट द टाइम व्हेन द ट्रायल प्रोसीडेड वो सिविलियंस होंगे, बट दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। और आप लॉजिकली बात समझे ना, मैं इस वक्त अगर फर्ज करें कप्तान हूं फौज के अंदर, मैंने कोई जुर्म किया है तो और बाद में मैं रिजाइन कर देता हूं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनाब जिस वक्त मैंने जुर्म किया था मैं फौजी जरूर था, मगर अब क्योंकि मैं फौजी नहीं हूं आप मिलिट्री लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो फजूल सी बात हुई। लॉजिक यही थी ऑथर जज की, जो कि इम्प्यून्ड है कोर्ट के सामने, वो ये है कि जनाब वाला जिस वक्त आपके ऊपर ट्रायल चला, आप चूंकि उस वक्त मुलाजिम थे फौज के, तो जो आपने किया वो फौज के अफेयर्स के जुमरे के अंदर आता है, इसलिए आपका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अब इसको डिस्टिंग्विश करें उन आम लोगों से जो जाके बवाल कर देते हैं, धावा बोल देते हैं जीएचक्यू के ऊपर, या वो हमें पता चला कि जिना हाउस नाम है उस प्रॉपर्टी का जो कि बहरिया मॉल के सामने है लाहौर के अंदर, मुझे उससे पहले नहीं पता था। मॉल के सामने मगर वो लोग जो हैं वो फौज के मुलाजमीन ना थे, ना हैं, ना कभी कभी रहेंगे, तो उनके ऊपर इस चीज का इतलाक करना इट मेक्स नो सेंस। उस प्रॉपर्टी के हवाले से एक और सवाल भी उठा था, एक मोअज़्ज़िज़ जज ने उठाया था, क्या ये लिस्टेड मिलिट्री प्रॉपर्टी है, यानी कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो लिस्ट है उसमें वो प्रॉपर्टी शामिल नहीं है? तो नहीं, वो उसमें शामिल वो नहीं है। एंड दिस इज वेरी हिलेरियस, आई वांट टू टेल यू, एक एसएमए है, सक्सेशन एप्लीकेशन, जो कि मैडम फातिमा जिन्ना ने फाइल की थी हाई कोर्ट में 1969 के अंदर कराची में। आई डोंट रिमेम्बर द नंबर। उसमें जिन्ना साहब की काफी प्रॉपर्टीज का जिक्र है। आप पता नहीं कराची से कितनी वाकफियत रखते हैं, मगर जो फातिमा जिन्ना हाउस है, इसको जिन्ना म्यूजियम कहते हैं आजकल, उसकी बैक साइड पे मेहरान होटल है। मेहरान होटल के पैरेलल जितनी प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी जहाँ पे यहाँ के कोर कमांडर साहब रहते हैं, वो सारी जिन्ना साहब की एस्टेट है। और उस पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो फौज है वो इस वक्त उनके पोजेशन में है, उनके कब्जे में है, वो इस्तेमाल कर रही है उसको। और इसी तरह जो जिना हॉस्टल है वो बना तो था उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर उसमें रेंजर्स बैठी हुई है, तो वो लिस्टेड प्रॉपर्टीज के जुमरे में नहीं आती। दे आर नॉट प्रॉपर्टीज दैट आर अलॉटेड टू द पाकिस्तान आर्मी,
These are properties that are being used by the Pakistan Army on a lease or a license, but that is not, it does not mean कि वो उनकी ओनरशिप के अंदर है, वो उनकी इस्तेमाल में है। जिस तरह कल को वो मेरे घर को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनको लग सकती है, दैट्स फाइन, बट दैट डजंट मेक इट देयर प्रॉपर्टी। यस, तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये, अब इसका एक सियासी पहलू भी है ना इस सारी डिस्कशन का, कि ये मान लिया जाए कि ये सारे मुकदमात जो हैं, ये सारी प्रोसीडिंग्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो उस हवाले से देखें तो अदालत के सामने क्या सिचुएशन आती है? क्या अदालत इसे कंसिडर करती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये बिकॉज दे आर पर्टेनिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज पीटीआई? वेल देखिए, यहाँ पे आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू जस्टिस मंसूर अली शाह's लेटर, जहां उन्होंने रिक्यूज किया था इस बात को कि मैं नहीं पेश हूंगा, मैं आपके फेयरवेल डिनर में नहीं आ रहा या आपकी फेयरवेल प्रोसीडिंग्स में नहीं आ रहा, बिकॉज यू बिहेव्ड लाइक एन ऑस्ट्रिच who dug his head in the ground। शुतुरमुर्ग यही करता है ना, अपना सर छुपा लेता है जब शेर आता है तो जमीन के अंदर, की मुझे नजर ना आए मेरे सर के अंदर। टेनर की बात कर रहे हैं, जस्टिस फायज हाँ, ईसा के रिटायरमेंट टेनर। जस्टिस फायज ईसा साहब का जो रेफरेंस था उसमें जो वो नहीं आए थे, उसकी वजह उन्होंने ये बयान की थी। इफेक्टिवली सिचुएशन आपके सामने वो वही है। आपको पता है, मुझे आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि जिस तरह का इंटरनेशनल रिएक्शन आया है उस इंटरिम ऑर्डर का कि जी मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ कर दिया जाए कि वो अपनी जजमेंट्स दे दें, वो किस किस्म का है? वी आर रिस्किंग इंपोर्ट्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द यूरोपियन यूनियन बिकॉज ऑफ दिस लिटिल थिंग। एक अना का मसला जो एक इंसान की अना का मसला है या एक इदारे के कुछ अफराद की अना का मसला है, उसकी वजह से हम इस लेवल पे रिस्क कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अच्छा जी हमारी यूरोप की इंपोर्ट्स बंद हो जाए, कोई मसला नहीं है, अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा दे, कोई मसला नहीं है। We all know that fair trial was not something that happened। फौज के फैसलों में रीजनिंग नहीं होती, वो एक लफ्ज लिखा आता है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। वाई यू केम टू दैट कंक्लूजन, क्या सोचा आपने, क्या शवाहिद आपके सामने आए, जिरा में से क्या चीजें आपने निकाली जिसके नतीजे में आप यहाँ पहुंचे कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये आदमी जो है ये जुर्म का मुर्तकब हुआ है या नहीं हुआ है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो हमारी कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी आंखें भी बंद किए हुई हैं, कान भी बंद किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस, दिमाग भी बंद करके बैठी हुई। देयर इज नथिंग देयर, आई डोंट सी हाउ दिस इज गोइंग टू मेक सेंस। मतलब बाद में देखें, इन लोगों ने घर चले जाना है, इन्होंने रिटायर हो जाना है, बट तारीख की किताबों में जिस तरह जो जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हामिद खान साहब ने लिखी है, उसमें अक्सर अफराद को बहुत अच्छे तरीके से नहीं याद किया गया। अब उसकी जो 9th एडिशन आ गई है, शायद 10th या 11th आए, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि मैं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, फॉर व्हाट इट इज गोइंग टू अचीव नथिंग। तो अगर ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको क्विकली ये जो डायलॉग हुआ है ख्वाजा हारिस साहब का वहाँ मोअज़्ज़िज़ जज हजरात से, वो मैं आपको वो कह रहे हैं। ख्वाजा साहब ने आर्ग्यू किया कि बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम करने से रोकने के इल्जाम पर उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? तो ख्वाजा साहब ने कहा ये तो आपने एक सूरत हाल बताई है, इस पे कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फरमाया कि ये तो सब इससे मुताल्लिक सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है, अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। तो इस किस्म की वहां पे आर्ग्यूमेंट हो रही है, बट लेट्स अज्यूम के एज थिंग्स आर मूविंग इसका फैसला आ जाता है इन फेवर ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स, या मिलिट्री कोर्ट्स प्रोसीड कर जाती है। अभी आपने देखा, चले इसी हवाले से, ये मिलिट्री कोर्ट्स ने 19 लोगों को सजा दी, फिर उनको ग्रेशियसली माफ कर दिया गया। ये भी इसी के साथ लिंक्ड है, सजाएं तो दे दी मिलिट्री कोर्ट ने और फिर उनको फिर एक्विट कर दिया। नहीं, एक्विट नहीं किया। देखिए उनका ये इसको हम कानूनी इस्तिलाह में कहते हैं सेंटेंस रिड्यूस टू ऑलरेडी अंडरगॉन। उनके साथ ये हुआ है, वो जो 19 लोग हैं जिनको छोड़ा गया है, वो उनको 2-2 साल सजा हुई थी, मानी 24 महीने, 20 महीने वो जेल में काट चुके हैं।
उस 20 महीने को कहा गया ऑलरेडी अंडरगॉन कि कभी कभी हाईकोर्ट में हम भी जब अपील आर्ग्यू कर रहे होते हैं, इसमें सजा थोड़ी होती है। उसमें जज साहब हमसे पूछते हैं कि जनाब आपके बंदे ने इलेक्शन तो नहीं लड़ने, तो हम कहते हैं नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहते हैं अच्छा अगर हम अंडरगॉन कर दें, यानी जितना अरसा वो जेल में रहा है उसी को उसका सेंटेंस बना दे, तो आपको कोई इशू तो नहीं है। अक्सर हमें क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई मुझे बाहर निकालो। जब वो कहता है बाहर निकालो, कुछ भी करके निकालो, हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह हमारी कंसेंट लिख दें। अदरवाइज हम कहते हैं नहीं, हम मेरिट पे केस चलाएंगे। यहाँ पे आर्मी चीफ साहब ने जो रहम खाया है, वो रहम खा के उन्होंने किया ये है कि उन्होंने कहा ओके यू आर गिल्टी, बट आई रिड्यूस योर सेंटेंस फ्रॉम 24 मंथ्स टू 20 मंथ्स। कि उन्होंने तस्लीम किया, जब उन्होंने रहम की दरखास्त की तो उसमें कहा कि हम गिल्टी थे, हम पे रहम किया जाए। जी जी जी, हम पे रहम किया जाए। अब जी। देखिए ना, वहां पे इशू ये है, जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर जो 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 उसकी शिकें हैं, उसके तहत जब एक कोर्ट मार्शल का फैसला आता है, एफजीसीआर का, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, उसकी अपील आर्मी चीफ को लाई करती है। आर्मी चीफ साहब उस अपील पे फैसला करते हैं। अब वो जो सारी अपीलें थी वो अपीलें ही थी, उसमें से कुछ तो आर्मी चीफ ने कह दिया कि अच्छा जी ऑलरेडी अंडरगॉन, इनको छोड़ दो। दिस डज नॉट मीन कि वो कोई उन्होंने रीजनड ऑर्डर दिया है, ना कि इसका ये मतलब है कि जो नीचे से सजा हुई थी उसके अंदर कोई रीजनिंग दी गई थी। आप मेरे साथ हैं? तो गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग मेरा इशू फिर वो ये है कि जनाबे वाला, जब एक अदालत लगती है तो अदालत होती है पब्लिक प्लेस, इट इज एन ओपन प्लेस फॉर एनीवन टू कम एंड सी कि क्या हो रहा है। जो जिरा होती है वो सबके सामने होती है, जो शवाहिद होते हैं वो सबके सामने होते हैं। जब फैसला आता है तो उसमें दर्ज किया जाता है कि किन वजूहात की बुनियाद पे हमने इस इंसान को गिल्टी पाया या नॉट गिल्टी पाया, ये मुजरिम है या इसको अक्विट किया जाए। तो आर्मी चीफ साहब ने किसी को अक्विट नहीं किया, उन्होंने सेंटेंस रिड्यूस की। दिस मींस नथिंग, इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। वो तो सजा याफ्ता तो वो रहे फिर भी। राइट। चलिए, एक हमारी दिलचस्पी के लिए एक कानूनी नुक्ता और आप वाजे कीजिए हमारे लिए। ये जो जजेस विदहोल्ड कर लेते हैं सेंटेंस को, यानी फैसले को रोक लेते हैं, तो इसकी भी कोई कानूनी मुद्दत है कि कितनी देर तक वो फैसला महफूज रखा जा सकता है? साकिब निसार साहब की जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने ये रेंडर किया था जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि हाई कोर्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स जजमेंट को रिजर्व कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट 6 महीने के लिए कर सकती है, और मातहत अदालतें 1 महीने के लिए कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। मगर उसमें अब एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि सबको पता है कि लिमिटेशन ये है, तो वो फिर हाई कोर्ट की हद तक, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी मातहत अदालतों को ऐसे करते देखा नहीं है कि जो टाइम लिमिट वो दें उससे ज्यादा स्ट्रेच करें। महीने के अंदर अंदर दे ही देते हैं फैसला, वो जैसा भी हो। बट हाई कोर्ट में ये होता है कि वो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, 3 महीने में फैसला लिखा नहीं जाता, तो 6 महीने जब हो जाते हैं वो केस को री हियरिंग पे लगाते हैं। मसनूई तौर पे पेशी होती है, उसमें पूछा जाता है हाँ जी आपकी वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम कहते हैं हाँ जी वही है। दूसरे से पूछा जाता है आपकी वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो कहते हैं जी वही है। वो कहते हैं अच्छा जी दोबारा रिजर्व हो गया। अब उसके बाद वो 3 से 6 महीने में दे देते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैक्सिमम एक केस 3 दफा इस तरह एडजर्न हुआ है, यानी कि वो फैसला जो कि रिजर्व किया गया वो 18 महीने बाद सुना है। यानी मगर आमतौर पे ये दीवानी मुकदमात में होता है, जो फौजदारी मुकदमात हैं उसके अंदर इतनी देर अमूमन नहीं लगती। ठीक है, यानी वो 3 महीने का या 1 महीने का पीरियड एक्सपायर होने से पहले एक और पेशी करा लेते हैं, फिर उस पेशी के बाद एक और महीना आ गया। ओके, सो ये एक लूप होल उसके अंदर निकल आया। चलिए, आप तो हाई कोर्ट में और ये रिलेटेड कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स जिन्हें कहते हैं, वहां पे आप पेश होते हैं, काम करते हैं। ये जो पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के बारे में एक वो रेटिंग आती है, एक जनरल क्वेश्चन है, वो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है with the entire judicial system, are you happy? High courts or lower courts? Are the high courts better than the lower courts in the sense के quality of judgment, speed of procedure, etc.? देखें, I can tell you very honestly, जहां तक जजमेंट्स की क्वालिटी की बात है, ऑफ कोर्स हाई कोर्ट के जजेस यूजुअली I say, I don't mean all of them, यूजुअली वो ज्यादा समझे हुए होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, कानून को समझते हैं, उनकी उम्रें ज्यादा होती हैं, इस बात से भी ऑफ कोर्स फर्क पड़ रहा होता है, उन फैसलों में रीजंस बेहतर आते हैं। मगर अगर आप स्पीड और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली नॉट।
High Court is the last place. In fact, High Court is the last place in the world where I would want to argue a case for efficiency. Efficiency lower courts की बहुत बेहतर है. ये वहां सिंध पर हाई पंजाब, केपी, नहीं, बलूचिस्तान। मैं आपको इस्लामाबाद की, लाहौर की हद तक की बात बता रहा हूँ. देखिए, एक इस्तिलाह है जो पंजाब में इस्तेमाल होती है हाईकोर्ट के अंदर, लेफ्ट ओवर हो गया. लेफ्ट ओवर का मतलब है आपके केस की बारी नहीं आई. दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ. लोअर कोर्ट के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका केस लेफ्ट ओवर हो जाए. इट विल ऑलवेज बी टेकन अप, इवन इफ उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती, उसकी डायरी बनेगी, उसमें नेक्स्ट डेट मिलेगी. ये नहीं होगा कि केस जो है वो लेफ्ट ओवर हो जाए, फिर आप ऑफिस के पीछे भागते रहेंगे, जनाबे वाला इसको लगाओ केस 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल. भाई कभी कभी केस हमारे हाईकोर्ट के अंदर सालों साल नहीं लगते, बिकॉज इस लेवल का बैकलॉग है. और वो बेचारे जो जजेस, वो इंसान है. आप अगर 80 मुकदमात रोजाना लगा देंगे जिनको न्यूमेरिकली टेक अप होना है, वो कैसे चला सकते हैं इसको. सिटी कोर्ट, हम उसको कराची में सिटी कोर्ट कहते हैं, वैसे वो जिला कचहरी जो है, या जो भी अल्फाज आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, या वो हो गया, या जो बाकी स्पेशल कोर्ट्स हैं उनकी हद तक, जो कॉज लिस्ट है, वो कॉज लिस्ट के सारे केस टेकअप होंगे. उसमें कोई ना कोई डायरी बनेगी, उसमें नेक्स्ट डेट अलॉट होगी. वो नेक्स्ट डेट मैंने अपने एक्सपीरियंस में 4 हफ्ते से ज्यादा की नहीं देखी. तो वहां प्रोग्रेस बहुत जल्दी है. मैं आपको एक एनेक्डोटल एग्जांपल देता हूँ. 2 सूट फाइल हुए, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर 2 सूट फाइल हुए. एक मैंने हाईकोर्ट में किया मुद्दई की तरफ से, और दूसरे केस में मैं जवाबदार था, जो कि जिला कचहरी में सीनियर सिविल जज के पास गया. वो सीनियर सिविल जज ने फैसला कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसके ऊपर फैसला कर दिया मेरे हक में, हाईकोर्ट ने मेरे खिलाफ किया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने लीव पे नोटिस कर दिया. हाई कोर्ट में मेरा केस जिस स्टेज पे फाइल हुआ था, आज तक उसी स्टेज पर है. ये 8 साल का टोटल पीरियड, 2016. दोनों केस एक साथ फाइल, 8 दोनों years. केस एक साथ फाइल हुए थे. मेरा हाईकोर्ट वाला सूट आज तक हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसकी एप्लीकेशंस तक डिसाइड नहीं हुई, यानी मामला शवाहिद तक भी नहीं गया. और अच्छा, जो नीचे फाइल हुआ था, वो नीचे से डिसमिस होके अपील में गया, डिसमिस हुआ, हाईकोर्ट ने अलाउ किया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, वो आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है. तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है मातहत अदालतों की कंपेयर टू द हाईकोर्ट. हाईकोर्ट के पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत ओवरबर्डन्ड है, और सिंध हाईकोर्ट स्पेशली बहुत ओवरबर्डन्ड है. तो फिर इसका मतलब है कि वो आर्ग्यूमेंट जो है उसको उसको इससे तकवीत मिलती है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, और वो बिल्कुल. मैं इसमें 2 चीजों का करना चाहता हूँ. यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. पूरे हिंदुस्तान में बॉम्बे और पूरे ये वाला जो हमारा पाकिस्तान है, इसके अंदर कराची में एक एक्सेप्शनल चीज है. वो एक्सेप्शनल चीज ये है कि यहाँ पर क्योंकि कॉमर्स था, पोर्ट थे, बॉम्बे का पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, कराची का पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस वक्त की मुकर्रना ने, जो कि अंग्रेज की हुकूमत थी, उसने ये तय किया कि इन 2 जगहों पर हम हाई कोर्ट को ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन देंगे, यानी वो दीवानी मुकदमात के फैसले कर सकती है डायरेक्टली, अपील के बजाय डायरेक्टली. यानी मेरा दीवानी मसला है, मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकता हूं. उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर लगाया एक पिक्यूनरी लिमिट, पिक्यूनरी यानी पैसों की लिमिट, वो पता नहीं क्या थी, मगर आजकल जो है वो 6.5 करोड़ है. अब मसला ये है कि 6.5 करोड़ से ऊपर, अब ऑलमोस्ट कोई, अगर आप फर्ज करें 300 गज से ऊपर का, 300 गज का मतलब है आधे कनाल का प्लॉट अगर आपके पास है कराची के अंदर, डीएचए में, क्लिफ्टन में, हैदराबाद में, जो पॉश इलाके हैं, या जो इवन अपर मिडिल क्लास इलाके हैं, वो 10 करोड़ से कम का है ही नहीं. अब वो सारे मुकदमात जो इंतहाई, जिसमें कोई कानूनी कोई पेचीदगी नहीं होती, वो बड़े सादा मुकदमे, वो सारे के सारे हाईकोर्ट आ जाते हैं. हाईकोर्ट आने की वजह से हाईकोर्ट बेचारी का बर्डन बहुत बढ़ जाता है, वो काम कर नहीं पाती. तो असल में तो कानून साजी की जरूरत है कि यहाँ से थोड़ी सी जुरिस्डिक्शन ली जाए. जज 40 भी ठीक है, थोड़े बढ़ा भी दें तब भी कोई मसला नहीं है, मगर इस वक्त हमारे यहाँ वैकेंसी है कोई 12 जजों की. ये पाकिस्तान में स्पेसिफिक टू सिंध हाई कोर्ट है ये प्रोविजन? स्पेसिफिक टू सिंध हाई कोर्ट एट कराची है. सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में भी रजिस्ट्री है, लाड़काना में भी है, सखर में है, वहां ये मसला नहीं है, ये कराची ओनली है. यूनिक सिचुएशन. चलिए वापस आते हैं, कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को अपनी. तो ये जो तोशा खाना वाला केस है, ये सॉरी 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, और ये फौजी अदालतों में ट्रायल का केस है, ये आपको कहाँ पे कंक्लूड होते नजर आते हैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग? देखिए, अगर बात बन गई तो 190 मिलियन पाउंड में जज साहब कहेंगे कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इमरान खान स्टैंड्स एक्विटेड.
नॉट ऑन मेरिट्स, ऑन टेक्निकलिटी, ठीक है। अच्छा, राइट। दूसरी तरफ जो ये फौजी तंसीबात पे हमले वाला मामला है, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि उसके अंदर वो कहेंगे कि सिविलियन का ट्रायल गैर अमूमी तौर पे जरूर फौजी अदालतों पे हो सकता है, मगर ये जो 9 मई के मुल्जमान हैं, इनके ऊपर ऐसी कोई चीज साबित नहीं हो पाती जिससे इनका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। यानी आपने गेट खुला रखा कि कल को किसी के ऊपर करना पड़ता है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो आप कर सकें, मगर इन लोगों का ट्रायल कलादम करार दे दिया जाएगा। ये मेरी पर्सनल रीडिंग है कल की, परसों की, आज की और कल की हियरिंग की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब आपके वक्त का और ये इलेबोरेट करने का। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान थैंक यू जिंदाबाद। सर, थैंक यू।